हेलो बच्चों। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए ये रिलेटेड है 12th क्लास से। वन लाइनर क्वेश्चन है इसमें। वन लाइनर क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको कुछ ट्रू फॉल्स या सही गलत से संबंधित क्वेश्चन होंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स मतलब अंतिम वस्तु या मध्यवर्ती वस्तु से संबंधित है, या फिर स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक तथा प्रवाह से संबंधित है, और उसके साथ साथ रेसिडेंट और नॉर्मल रेसिडेंट से। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूँ कि ये वन लाइनर है। ठीक है, इनको मैंने टॉपिक के बेसिस पे नहीं, सिर्फ वन लाइनर बेसिस पे समझाया और पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को, जिसमें सबसे पहला आपको लिखा हुआ है अंतिम वस्तुओं के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की जाती है। अंतिम वस्तु के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की जाती। आपको ये बताना है कि क्या ये पॉइंट सही है या गलत है। तो जैसा कि आंसर आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये आंसर आपका क्या है, सही है, क्योंकि अंतिम वस्तु उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी होती हैं। मीन्स जो फाइनल गुड्स होती हैं, अंतिम वस्तुएं फाइनल गुड्स होती हैं और ये क्या कर चुकी होती हैं, उत्पादन की सीमा रेखा को पार, मतलब विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इसमें अब वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हम, इस वैल्यू को नेशनल इनकम में मतलब राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है आदि सारी। अंतिम वस्तुएं होती हैं कौन सी, फाइनल गुड्स होती हैं जो अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए होती है, मतलब फॉर फाइनल यूज़र। ठीक है, अब अंतिम प्रयोगकर्ता कौन होता है, बेसिकली वो हाउस होल्ड भी हो सकता है और प्रोड्यूसर भी हो सकता है। डिपेंड करता है गुड्स की, गुड्स जो है वो उसकी क्वालिटी क्या है या उसका मैनर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूंजी निर्माण एक प्रवाह है। पूंजी निर्माण एक प्रवाह है मतलब कैपिटल फॉर्मेशन इज़ अ फ्लो। कैपिटल फॉर्मेशन इज़ अ फ्लो, ये क्या है, फ्लो है। तो ये सही है, बोला गया है इसमें, ये पॉइंट सही है, क्योंकि पूंजी निर्माण का संबंध समय की प्रति इकाई से होता है। मीन्स पूंजी निर्माण जो है ये प्रति इकाई मतलब एक तरीके से पीरियड ऑफ टाइम से संबंधित है, इसलिए हमने क्या कहा, पूंजी निर्माण क्या है, एक प्रवाह है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, सामान्य निवासी की अवधारणा केवल व्यक्तियों पर लागू होती है। ठीक है, सामान्य निवासी की जो अवधारणा है वो केवल व्यक्तियों पर लागू होती है। तो मीन्स हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई जो नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है, क्या वो ह्यूमन बींग्स पर ही इंक्लूड होता है, क्या वो रेसिडेंट्स पर इंक्लूड होता है, मतलब मानव पर ही लागू होता है? तो नहीं, बिल्कुल ही भी ये बात सही नहीं है। इसके अंदर हम जो है व्यक्तियों के अलावा, मीन्स जो पर्सन्स होते हैं, जो रेसिडेंट्स होते हैं, उसके अलावा हम संस्थाओं को भी, मीन्स इंस्टीट्यूशन को भी क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशन कैसे हो गया, जैसे हमारी एम्बेसीज़ हो गई। ठीक है, एम्बेसी मतलब जैसे हम दूतावास कहते हैं, या फिर हमारे जो ऑयल रिग्स या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये सब हमारे इंस्टीट्यूशंस, या फिर हमारी जो कंपनी हो गई, बैंक्स आदि हो गई, ये सारे पार्ट्स जो होते हैं, या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO, UNO, ये सब इंस्टीट्यूशन हैं, तो इन पर भी ये नियम लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गृहस्थ द्वारा ब्रेड की खरीद अंतिम वस्तु है। तो गृहस्थ द्वारा ब्रेड की खरीद अंतिम वस्तु है। मीन्स इसका क्या हुआ कि भाई जो ब्रेड है, ब्रेड जो बेसिकली परचेज़ किया गया है, इज़ ऑलवेज अ कंज्यूमर गुड और हाउस होल्ड गुड। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल, अगर गृहस्थ द्वारा खरीदा गया है ब्रेड, तो वो उसके लिए अंतिम वस्तु ही होगी। क्यों? क्योंकि वो उसको सेल नहीं कर सकता। तो ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भाई एक वस्तु एक स्थिति में मध्यवर्ती हो सकती है और दूसरी स्थिति में अंतिम वस्तु हो सकती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है कि मतलब कोई भी जो कमोडिटी है, कोई भी जो वस्तु है, एक समय पर वो फाइनल और एक समय पर वो इंटरमीडिएट हो सकती है। बिल्कुल ये हो सकती है, डिपेंड करता है उसके फाइनल यूज़र पे। उसका जो फाइनल यूज़र है वो कौन है, अंतिम प्रयोगकर्ता कौन है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए परिवार द्वारा खरीदी गई कार अंतिम वस्तु है, लेकिन एक कार डीलर द्वारा खरीदी जाने वाले पर वो क्या हो जाएगी, मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी। मतलब एक डीलर ने परचेज़ किया तो डेफिनेटली उसका मोटिव क्या है, सेल करना, तो इसलिए वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट। जबकि वहीं पर हमारा जो हाउस होल्ड परचेज़ कर रहा है तो वो क्या हो गया, हमारा फाइनल हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, परचून विक्रेता द्वारा ब्रेड
परचून विक्रेता द्वारा ब्रेड की खरीद अंतिम वस्तु है, तो बिल्कुल ये गलत है। मतलब जो परचून विक्रेता है, ग्रोसरी शॉप वाला है, वो ब्रेड परचेज़ कर रहा है तो डेफिनेटली उसको क्या करेगा, वो रीसेल करेगा। उसको रीसेल करने का मतलब हुआ कि वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड हो जाता है। एक वस्तु की स्थिति में उपभोग वस्तु और दूसरी स्थिति में पूंजीगत वस्तु हो सकती है। एक वस्तु की स्थिति में उपभोग वस्तु और दूसरी स्थिति में पूंजीगत वस्तु हो सकती है। मतलब ये हुआ कि एक वस्तु जो है एक बार में कह सकते हो कंज्यूमर गुड और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में वो कैपिटल गुड हो सकती है। कैसा पॉसिबल है, तो बिल्कुल सही। परिवार द्वारा खरीदी गई कार उपभोग वस्तु है। जो कार खरीदी गई वो उपभोग वस्तु है, लेकिन अगर वही टैक्सी चालक खरीद रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पूंजीगत वस्तु हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कच्चे माल का प्रयोग एक उपभोग वस्तु है। तो जो कच्चा माल मीन्स रॉ मटेरियल होता है, क्या वो जो है हमारा कंज्यूमर गुड है, तो बिल्कुल नहीं। रॉ मटेरियल जो होता है वो प्रोडक्शन में आगे यूज़ किया जाता है, तो इसलिए ये हमारा क्या हुआ, मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा। सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं हैं, मीन्स ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। तो क्या ये बात सही है, क्या ये जो आपका वर्ड जो भी दिया गया है, जो सेंटेंस है, क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है। क्योंकि पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुओं का एक घटक होती हैं। मीन्स जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं वो उत्पादन के लिए होती हैं, तो उसे हम जो है सभी पूंजीगत वस्तुओं को उत्पादक वस्तुएं कह सकते हैं। परंतु सभी उत्पादक वस्तुओं को पूंजीगत वस्तुएं नहीं कह सकते, ये बात भी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार की खरीद मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है। बिल्कुल भाई, कार की खरीद हमारी मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है। कार की खरीद जो है एक मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है, बिल्कुल। यदि कार की खरीद कार विक्रेता द्वारा पुनः बिक्री हेतु खरीदी गई है, मतलब डीलर द्वारा खरीदी गई है, तो वो इंटरमीडिएट हो जाएगा। लेकिन अगर वही हाउस होल्ड द्वारा खरीदी गई है तो वो फाइनल गुड्स मतलब अंतिम वस्तु कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बचत स्टॉक है। तो बचत क्या है, एक स्टॉक है। मतलब जो सेविंग है, सेविंग इज स्टॉक कंसेप्ट है। तो क्या ये बात सही है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बात गलत है। क्योंकि बचत एक फ्लो है, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम पे होता है, एक समय अवधि में होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि वही बचत हमारा जो एक फ्लो कंसेप्ट है, एक प्रवाह है, वो स्टॉक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है उत्पादन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशित दुर्घटना क्षति घिसावट का एक अंग होती है। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, अगर इसको मैं जनरल कहूँ तो ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस होता है जब हमारी एसेट्स या जो हमारी मशीनरी प्लांट्स होते हैं कंटिन्यूसली वो यूज़ में होते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में होते हैं, तो उसमें कोई ख़राबी टूट फूट या ऐसा कुछ आता है तो उसके ऊपर जो हमें एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं उसे बेसिकली हमने क्या कहा, घिसावट व्यय। और वही हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रत्याशित दुर्घटना क्षति। मतलब यूज़ हो रहा है तो डेफिनेट सी बात है डैमेजेस तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि वही हमारा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान घटित होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रत्याशित अप्रचलन को पूंजीगत हानि कहते हैं। मतलब जो हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस है उसे हम कैपिटल लॉस कहते हैं, तो नहीं, ये बात हमारी गलत है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस होता है उसको बेसिकली हम पूंजीगत हानि कहते हैं। ठीक है, प्रत्याशित अप्रचलन घिसावट का अंग है, मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेप्रीसिएशन, ये मूल्यह्रास का भाग कहलाएगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन तो आज तक के हमारे यहीं पर क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसके आगे आपको इसी प्रकार से और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ मिलती रहेगी जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वन लाइनर क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, आप इनको पढ़ते रहिए, अपने तरीके से इनकी नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।